नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 16 मई सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में मौसम के मिजाज में लगातार उतार चढ़ाव जारी। भीषण गर्मी और लू के थपेड़े लोगों को करेंगे बेहाल। पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने पर चौतरफा असर। किसानों पर भारी पड़ा डीजल। फल सब्जियों के दाम छुएंगे आसमान। आर्थिक रूप से समृद्ध बनेंगे हरियाणा के किसान। एक्सपोजर विजिट पर जाकर सीखेंगे खेती में नया तजुर्बा। बेटियां बनेंगी आत्मनिर्भर। हर तीसरा राशन डिपो अब महिलाओं के नाम। एसिड अटैक पीड़ितों और विधवाओं को मिलेगी प्राथमिकता। नीट अब अगले साल से ऑनलाइन होगी। इस साल रद्द हुई परीक्षा 21 जून को होगी। यह पेपर पेंसिल से होगी। हरियाणा में डीएलएड की मांगे ऑनलाइन आवेदन 21 मई से शुरू। बिना लेट फीस 4 जून तक मौका। फतेहाबाद की हजारों एकड़ कृषि भूमि को जलभराव से मिलेगा छुटकारा। 14 करोड़ से बिछेगी पाइपलाइन। हरियाणा में इंजीनियर भर्ती का बड़ा अपडेट। एचपीएससी ने जारी की एई, एमई और एचडीई परीक्षा तिथि। बहादुरगढ़ में भाजपा को लगा झटका। वाइस चेयरमैन राजपाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित। बीजेपी पार्षदों ने भी की वोटिंग। हरियाणा बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है झटका। 47 पैसे प्रति यूनिट पड़ सकता है बोझ। सरचार्ज वसूली पर 10 जून को होगी सुनवाई। खेलों में मेडल जीतने वाले कर्मचारियों को सीएम का तोहफा। इंक्रीमेंट दावे के अगले महीने से ही मिलेगा लाभ। नए नियम जारी। स्पेशल छुट्टी भी मिलेगी। यात्रियों को मिलेगी बेहतर परिवहन सुविधाएं। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 1000 नई बसें। रतिया में नायब तहसीलदार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। बोले रजिस्ट्री कराने में आ रही है दिक्कत। भ्रष्टाचार का आरोप। तबादला करने की रखी मांग। बदमाशी वाले बयान पर रेखा शर्मा ने माफी मांगी। बीजेपी सांसद बोली चौधरी भजनलाल सम्मानित मुख्यमंत्री रहे, तो वहीं कुलदीप बिश्नोई बोले हम संतुष्ट। मानसून 26 मई को केरलम पहुंचेगा। तय समय से 5 दिन पहले। महाराष्ट्र के 4 शहरों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस पार, तो राजस्थान का फलोदी सबसे गर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई दौरे पर पहुंचे। दोनों देशों के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर अहम समझौता हुआ। और पीएम मोदी 9 साल बाद 17 मई तक नीदरलैंड दौरे पर रहेंगे। व्यापार, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, वाटर मैनेजमेंट, ग्रीन एनर्जी और रक्षा सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम के मिजाज में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। दिन में तेज धूप और शाम के समय धूल भरी आंधी देखने को मिल रही है। कभी भीषण गर्मी होती है तो कभी मौसम सुहावना हो रहा है। राज्य में गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिला। सिरसा जिले में तापमान की बात करें तो 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है और बाकी जिलों में तापमान लगभग 41 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। वहीं करनाल सबसे ठंडा जिला रहा। यहाँ का तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में तापमान में और अधिक बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। 16 मई से 20 मई तक मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा। दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी की संभावना है, जबकि रात के तापमान में हल्की गिरावट आएगी। तापमान में भारी उछाल आने के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में हीटवेव की स्थिति बन सकती है। मई के अंत में भीषण गर्मी और लू के थपेड़े लोगों को बेहाल करते हुए दिखाई देंगे, जिससे लोगों का घर से निकलना दूभर होगा। मौसम विभाग के आने वाले दिनों में लोगों को लू से बचने और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतने की सलाह दी है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। सुबह घर से खाना खाने के बाद ही बाहर जाएं। खाली पेट निकलने से चक्कर आने की समस्या हो सकती है और खूब सारा पानी पिएं। हरियाणा में पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ गए हैं। 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी से प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के करीब पहुंच गई है। डीजल भी 90 रुपए से ऊपर चल रहा है। राज्य में एक दिन में पेट्रोल की खपत लगभग 48.04 लाख लीटर है, जबकि डीजल की खपत 1.20 करोड़ लीटर है। इसके साथ ही सीएनजी पर 2 रुपए प्रति किलो भी रेट बढ़ गए हैं। हरियाणा पेट्रोलियम एसोसिएशन के प्रधान संजीव चौधरी ने कहा कि सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम 10 रुपए तक बढ़ाने की योजना बना रही है। यह दाम या तो हर दिन 50 पैसे बढ़ सकते हैं या फिर कुछ दिनों में एक साथ 3 रुपए बढ़ सकते हैं, लेकिन यह तय है कि दाम और बढ़ेंगे। रेट बढ़ने से सीधा असर लोगों पर पड़ेगा। टैक्सी ऑपरेटर 2 रुपए प्रति किलोमीटर तक एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। किसानों पर भी प्रति एकड़ के हिसाब से 500 से 700 रुपए तक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। 1 एकड़ में ट्रैक्टर से धान की सीधी बुआई यानी डीएसआर करने पर पहले 3500 रुपए से 4000 रुपए तक खर्च आता था, लेकिन अब इसमें 500 से लेकर 700 रुपए अधिक लगेंगे। इसी तरह दूसरे राज्यों से आने वाली फल और सब्जी भी महंगी होगी।
हरियाणा में किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने और उन्हें तकनीकी निपुण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की गई है। हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश के हर जिले से प्रगतिशील किसानों को एक्सपोजर विजिट यानी अध्ययन यात्रा पर भेजा जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को देश के विभिन्न हिस्सों में अपनाई जा रही आधुनिकतम कृषि तकनीकों, उन्नत पद्धतियों और नए उभरते बाजारों से सीधा जुड़ाव प्रदान करना है, ताकि वे अपनी पारंपरिक खेती में सकारात्मक बदलाव ला सकें। इससे राज्य के हजारों किसान राष्ट्रीय स्तर पर कृषि सुधारों का प्रत्यक्ष अनुभव ले सकेंगे। उन्होंने जानकारी दी कि इन कृषि यात्राओं के दौरान हरियाणा के किसानों को गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना जैसे कृषि प्रधान राज्यों में जाने का अवसर मिलेगा। किसान गुजरात में सूक्ष्म सिंचाई, महाराष्ट्र में अंगूर व अनार की बागवानी और तेलंगाना में बीज उत्पादन की नई तकनीकों का बारीकी से अध्ययन कर सकेंगे। किसानों को यह सिखाया जाएगा कि कैसे वे बिचौलियों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी उपज को सीधे बाजार में बेचकर बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें अन्य राज्यों के उन किसान समूहों से मिलाया जाएगा जो अपनी उपज की ग्रेडिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग करके सीधे उपभोक्ताओं या फिर बड़े रिटेलर्स तक पहुंच रहे हैं। आखिरकार अपनी घोषणा के मुताबिक नायब सैनी सरकार जल्द ही 4000 नए राशन डिपो अलॉट करने की तैयारी में है, जिसमें से 33% महिलाओं को अलॉट होंगे। इसमें अहम बात यह है कि इससे जहां पर महिलाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा, वहीं वे आत्मनिर्भरता का अवसर भी प्राप्त करेंगी। खाद्य महापूर्ति मंत्री राजेश नागर ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने गैस सिलेंडर ब्लैक यानी कालाबाजारी होने की खबरों का खंडन भी किया। साथ ही कहा कि इस तरह की अफवाह विपक्ष की ओर से फैलाई जा रही है। इस प्रकार के काम में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जल्द 4000 नए राशन डिपो अलॉट करने का प्रस्ताव है। इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। डिपों से 33% आरक्षण के तहत महिलाओं को उनके हिस्से के डिपो अलॉट करने की तैयारी है। हर ब्लॉक में उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस के लिए रोस्टर प्रणाली के तहत हर तीसरी रिक्ति महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। लाइसेंस आवंटन में एसिड अटैक महिलाओं, महिला स्वयं सहायता समूहों, विधवाओं और एकल माताओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। महिला आवेदक का कम से कम 12वीं पास होना और उसे कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक संबंधित क्षेत्र यानी कि गांव या फिर वार्ड का निवासी होना चाहिए और परिवार पहचान पत्र आवश्यक है। अब नए राशन डिपो के लाइसेंस 300 के बजाय 500 राशन कार्डों पर दिए जाएंगे और अच्छा प्रदर्शन करने वाले डिपो संचालकों को 65 वर्ष की आयु तक काम करने का मौका, लाइसेंस को 5 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। सरकारी कर्मचारी, मौजूदा लाइसेंस धारकों के निकट संबंधी और स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधि लाइसेंस के लिए पात्र नहीं होंगे। हरियाणा में भाजपा की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल पर दिए गए बदमाशी वाले बयान पर माफी मांग ली है। रेखा शर्मा ने शुक्रवार को वीडियो जारी कर कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश यानी कि वायरल किया गया। मेरी मंशा किसी एक व्यक्ति को लेकर नहीं थी, बल्कि एक पार्टी की वर्किंग के प्रति थी। जहां तक चौधरी भजनलाल की बात है, वह एक सम्मानित और जमीन से जुड़े हुए मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके परिवार के कई सदस्य हमारी पार्टी में है। अगर मेरे बयान से उनके परिवार या फिर समर्थकों को दुख पहुंचा हो तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं और खेद प्रकट करती हूं। सांसद रेखा शर्मा के वीडियो के बाद पूर्व सीएम भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि हम रेखा शर्मा के बयान से संतुष्ट हैं। उन्होंने समर्थकों से रेखा शर्मा के खिलाफ दी गई शिकायतें भी वापस लेने का आग्रह किया। कुलदीप बिश्नोई ने भी वीडियो जारी कर कहा कि हम रेखा शर्मा के बयान से संतुष्ट हैं। उन्होंने अपने शब्द वापस लेकर जो खेद प्रकट किया है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। मैं इस मौके पर भजनलाल के अनुयायियों व समर्थकों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे कठिन समय पर सबने मजबूती से आवाज उठाई। उन्होंने आगे कहा, मैं अब सभी समर्थकों से आग्रह करता हूं कि वे पार्टी की गरिमा और अनुशासन का सम्मान करें। मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि इस विषय पर और वीडियो साझा न करें और जहां जहां शिकायतें और एफआईआर हुई है उनको वापस ले लें। इस पूरे प्रकरण का यही सम्मानजनक समापन है। हम सबको सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है और मिलकर बीजेपी को और अधिक मजबूती प्रदान करनी है। रेखा शर्मा के वीडियो से पहले सिरसा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था, कोई नाराज नहीं है, चौधरी भजनलाल का हरियाणा के विकास में अहम योगदान है। उन्होंने हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़कर काम किया है। वो हमारे लिए सम्मानित हैं। उनके दिखाए रास्ते को आगे बढ़ाने का काम किया है। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं से फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज की वसूली को लेकर बड़ा फैसला अब 10 जून को होगा। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने इस मामले में 14 मई को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थगित कर दी है और नई तारीख 10 जून निर्धारित की है। इस मामले में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी UHBVN और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी DHBVN ने अतिरिक्त बिजली खरीद लागत की वसूली के लिए आयोग से अनुमति मांगी है। दोनों बिजली वितरण कंपनियों का कहना है कि पिछले वर्षों में बिजली खरीद की लागत बढ़ी है। इस
अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए वे उपभोक्ताओं से भविष्य में 47 पैसे प्रति यूनिट की समान दर से राशि वसूलना चाहती है। साथ ही कंपनियों ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि यह वसूली मासिक आधार पर करने की बजाय आगामी वर्षों में चरणबद्ध तरीके से की जाए। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों, बिजली निगमों, उपभोक्ता संगठनों और आम लोगों की राय सुनी जाएगी। 10 जून को होने वाली सुनवाई में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा। यदि आयोग इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है तो बिजली बिलों की मौजूदा दरों में तत्काल बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन उपभोक्ताओं को भविष्य में अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ सकता है। यह अतिरिक्त राशि ब्याज जैसी लागत के रूप में बिलों के साथ जोड़ी जा सकती है। 200 यूनिट मासिक खपत पर लगभग 94 रुपए अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। 500 यूनिट खपत पर करीब 235 रुपए अतिरिक्त भुगतान करना होगा। हरियाणा के लाखों घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं की नजर अब 10 जून की सुनवाई पर टिकी है। आयोग का निर्णय यह तय करेगा कि आने वाले समय में बिजली बिलों पर अतिरिक्त सरचार्ज का बोझ पड़ेगा या फिर नहीं। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ईंधन संकट के बीच सरकार घरेलू गैस यानी एलपीजी उत्पादन पर तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में गैस आधारित तकनीकों और वैकल्पिक ईंधन मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयातित एलपीजी और कच्चे तेल से पूरा करता है, लेकिन अब सरकार घरेलू ईंधन को बढ़ावा दे रही है। सरकार का यह ब्रह्मास्त्र विदेशी गैस और ईंधन पर निर्भरता कम करने में मील का पत्थर साबित होगा। जिस कोयले का इस्तेमाल हम बिजली बनाने में करते हैं, अब सरकार उसी का डबल उपयोग करने जा रही है। कोयला भारत के पास प्रकृति का दिया हुआ खजाना है। भारत दुनिया के सबसे बड़े कोयला भंडारों में से एक है। यहाँ करीब 401 अरब टन कोयला और 47 अरब टन लिग्नाइट मौजूद है। आज भी हमारी जरूरतों का 55% से अधिक हिस्सा कोयला से पूरा होता है। अब सरकार कोयले और लिग्नाइट से सिनगैस बनाने पर काम कर रही है। इस क्रांतिकारी तकनीक को गैसिफिकेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कोयले को बिना जलाए रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से गैस में बदल दिया जाता है। इस सिनगैस से देश में ही उत्तम क्वालिटी का ईंधन और कई साथ ही जरूरी रसायन भी बनाए जा सकेंगे। इस गैस का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे विदेशी एलपीजी और ईंधन पर निर्भरता कम होगी। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में परिवहन मंत्री अनिल विज ने एक बड़ी जानकारी साझा करते हुए बताया कि रोडवेज बेड़े में 1000 नई बसें शामिल होंगी, जिनमें से 500 इलेक्ट्रिक बसें होंगी। उन्होंने बताया कि एक नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की जाएगी, जिसकी मदद से लोगों को ट्रेनों की तर्ज पर लाइव लोकेशन और टाइमिंग की सटीक जानकारी भी मिल पाएगी। यदि कोई ड्राइवर गलती से दूसरे रूट पर बस ले गया तो तुरंत अलर्ट मिलेगा। परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया कि रोडवेज विभाग की सभी बसों में अत्याधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे बसों की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो सकेगी। इस नए सिस्टम का ट्रायल वे खुद देख चुके हैं और जल्द ही इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किसी एक जिले में शुरू भी किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बताया कि शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से जहां यात्रियों को आरामदायक और किफायती दरों पर सफर करने का मौका मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर ये बसें पर्यावरण अनुकूल रहेंगी। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से शहरों में पर्यावरण प्रदूषण से छुटकारा तो मिलेगा ही, साथ ही यात्रियों को ऑटो व टैक्सी के महंगे किराए से भी निजात मिलेगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर यानी एई, म्यूनिसिपल इंजीनियर यानी एमई और सब डिविजनल इंजीनियर यानी एसडीई भर्ती 2025 की परीक्षा तिथि का ऐलान कर दिया गया है। कमीशन की तरफ से इस बारे में नोटिस जारी किया गया है। एचपीएससी की एई, एमई और एसडीई भर्ती परीक्षा 14 जून 2026 को आयोजित होने जा रही है। जिन भी अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे अब परीक्षा की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर सकते हैं। अगले महीने की 14 तारीख को इन पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। भर्ती के लिए दिनांक 8/8/2025 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 19/2025 के तहत ये आवेदन मांगे गए थे। आयोग की ओर से यह भर्ती कुल 153 पदों के लिए की जा रही है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक पूरी की गई थी। ज्यादा जानकारी या अपडेट के लिए उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट यानी hpsc.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं और परीक्षा की तिथि भी चेक कर सकते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि सरकार ने इस जिले के खेतों में तकरीबन 14 करोड़ रुपए की लागत से नई पाइपलाइन बिछाने की घोषणा की है, जिससे इस जिले में बारिश और नहरों के अतिरिक्त पानी की निकासी संभव हो पाएगी, जिससे कि किसानों की फसलें बर्बाद न हो और खेत दोबारा खेती योग्य बन सके। इस योजना के अंतर्गत लगभग 2000 एकड़ कृषि भूमि को स्थायी रूप से राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से इस इलाके के किसान जल भराव के कारण भारी नुकसान झेल रहे हैं। बारिश के दिनों में खेत तालाब में तब्दील हो जाते हैं, जिससे
गेहूं, कपास और धान जैसी फसलें प्रभावित होती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए स्थानीय विधायक तोड़ाराम ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों की सालों पुरानी समस्या को गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया कि पाइपलाइन परियोजना पूरी होने के बाद जल निकासी की व्यवस्था मजबूत होगी और हजारों किसानों को इसका सीधा फायदा होगा। मेडिकल की पढ़ाई करने का सपना देख रहे लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की परीक्षा के लिए नई तारीख की घोषणा कर दी है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ये फैसला लिया गया है कि अब नई परीक्षा का आयोजन 21 जून 2026 को होगा। बता दें कि पेपर लीक के बाद गत 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। पूरे देश में यह परीक्षा एक साथ आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन रविवार को होने के कारण केंद्र सरकार और एनटीए ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस बार परीक्षा में 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। 21 जून को होने वाली परीक्षा के लिए छात्रों को मनपसंद सेंटर भी मिलेगा। दोपहर 2 बजे से लेकर 5:15 तक परीक्षा का समय रहेगा। 21 जून की परीक्षा के लिए 14 जून तक एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो वहीं एनटीए ने फैसला लिया है कि फीस हम वापस करेंगे। स्टूडेंट को उनके पसंद का शहर परीक्षा के लिए चुनने की आजादी देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। गड़बड़ी की कोशिश करने वालों को सजा दी जाएगी। एक बड़ा ऐलान करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगले साल नीट यूजी की परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। परीक्षा केंद्रों की सूची और अलॉटमेंट के बारे में जानकारी छात्रों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर भेजी जाएगी। वायुसेना केंद्रीय लेखा कार्यालय नई दिल्ली द्वारा लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए पुरुष व महिला उम्मीदवार अपने लिए आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जून है। आवेदक 12वीं पास होनी चाहिए तथा कंप्यूटर पर हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति या अंग्रेजी टाइपिंग में 35 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने होंगे। सैलरी की बात करें तो 19,000 रुपए से लेकर 63,200 रुपए पर मंथ मिलेगी। साथ ही उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन भी है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर चेक कर लें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा फरवरी/मार्च 2026 में हुई डीएलएड 2023-25 प्रथम व द्वितीय वर्ष रीअपियर, प्रवेश वर्ष 2024-26 प्रथम वर्ष रीअपियर की परीक्षा का परिणाम 14 मई को घोषित किया गया था। अब परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि डीएलएड प्रवेश वर्ष 2023-25 व 2024-26 में रीअपियर रहे छात्र अध्यापक एवं प्रवेश वर्ष 2024-26 द्वितीय वर्ष नियमित तथा प्रवेश वर्ष 2025-27 प्रथम वर्ष के नियमित छात्र अध्यापकों की परीक्षा अक्टूबर 2026 में संचालित करवाई जानी है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। इस परीक्षा के लिए छात्र अध्यापक 21 मई से संबंधित संस्था की लॉगिन आईडी के माध्यम से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। रीअपियर परीक्षा के लिए शुल्क 800 रुपए प्रति विषय है। एक से अधिक विषयों में रीअपियर है तो परीक्षा शुल्क प्रति विषय 200 रुपए अतिरिक्त देय होगा। अधिकतम परीक्षा शुल्क 2,000 रुपए निर्धारित प्रति छात्र अध्यापक किया गया है। बोर्ड नियमानुसार डीएलएड प्रवेश वर्ष 2025-27 नियमित छात्र अध्यापकों के लिए परीक्षा शुल्क 4,300 रुपए प्रति छात्र दोनों वर्षों के लिए एक मुश्त निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि संबंधित शिक्षण संस्थान बिना विलंब शुल्क 21 मई से 4 जून तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही 1,000 रुपए विलंब शुल्क सहित 19 जून से 25 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके उपरांत किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून केरल में 26 मई को दस्तक दे सकता है। आमतौर पर मानसून 1 जून के आसपास केरल पहुंचता है, फिर देश के दूसरे हिस्सों को कवर करने के लिए उत्तर की ओर बढ़ता है। पिछले साल मानसून 24 मई को आया था। 2025 में सामान्य से 8% अधिक बारिश हुई थी। 23 सितंबर 2025 को मौसम विभाग IMD ने बताया था कि पूरे देश में सामान्य से 8% अधिक बारिश दर्ज की गई। IMD चीफ मृत्युंजय महापात्र ने इसे बहुत सफल सीजन बताया था। हालांकि देश के कई हिस्सों में अभी भी बारिश जारी है। यूपी में बुधवार को आंधी और बारिश ने जमकर तबाही मचाई। राज्य में 111 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 21 मौतें प्रयागराज और 17 मौतें भदोही में हुई हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इन मौतों पर दुख जताया। उधर देश का आधे से अधिक हिस्सा हीटवेव की चपेट में है। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। तो वहीं महाराष्ट्र का अकोला 45.9 डिग्री सेल्सियस के साथ देश में सबसे अधिक गर्म रहा। जलगांव, वर्धा और अमरावती में भी पारा 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया।
गया। राजस्थान के फलौदी में तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर और बाड़मेर में 45.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्री गंगानगर में 44.8 डिग्री सेल्सियस और जोधपुर में 44 डिग्री सेल्सियस पारा रहा। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक इस साल मानसून की बारिश सामान्य से 6% कम रह सकती है। सामान्य से कम मानसून का मतलब है कि बारिश 90% से 95% के बीच रहेगी। एजेंसी ने 94% बारिश का अनुमान दर्ज किया है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 160 अंक गिरकर 75,237 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 46 अंक की गिरावट रही और ये 23,643 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार में निफ्टी मीडिया और निफ्टी आईटी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जबकि निफ्टी मेटल में सबसे अधिक बिकवाली देखी गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलोग्राम चांदी 18,693 रुपए घटकर 2,68,000 रुपए रह गई है। तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,949 रुपए घटकर 1,58,000 रुपए पर आ गया है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,44,920 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। चांदी में सोने के मुकाबले ज्यादा उतार चढ़ाव रहा और यह ऑल टाइम हाई से तेजी से नीचे आई है। केंद्र सरकार ने सोना और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। सरकार का मकसद विदेशी खरीद कम करना और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव को घटाना है। वहीं रुपया 15 मई को डॉलर के मुकाबले 50 पैसे गिरकर पहली बार 96 रुपए 14 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही और जियोपॉलिटिकल तनाव कम नहीं हुआ तो रुपया जल्द ही 100 रुपए के स्तर को भी छू सकता है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।